नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का रण इस बार बड़ा रोचक है, दिलचस्प है और बहुत ही आप देखिए तो हमलावर भी है। सुबह तक लिस्ट पर वार पलटवार हो रहा था। उनकी सूची में दागी हैं, दंगे वाले हैं, पलायन कराने वाले हैं, उनकी सूची में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं, उनकी सूची में वो है जिन्हें जनता नकार चुकी है। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। अभी कुछ देर पहले अखिलेश ने एक अन्य संकल्प प्रतिज्ञा की, किसानों के साथ की, और ये कहा कि हम अन्न को लेकर के शपथ लेते हैं, भाजपा को हराएंगे, भाजपा को हटाएंगे, और ये भी कहा कि किसानों को हम पूरी तरीके से रिवॉल्विंग फंड देंगे, हम ब्याज रहित कर्ज देंगे, हम उन्हें नाना प्रकार की सुविधाएं देंगे, 15 दिन में भुगतान हो जाएगा, एमएसपी में सुधार करेंगे। बस इस शपथ के कुछ ही घंटे बाद प्रतिक्रिया आ गई। कल तक गन लेकर के घूमने वाले अब अन्न लेकर के घूम रहे हैं, अन्न लेकर के घूम रहे हैं। बहुत ही देखने, सुनने में, समझने में ये चुनाव लग रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, कहा गया सपा की मान्यता को खत्म कर दीजिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की है, और दागी को टिकट दिया। और जो निर्देश थे जिसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से आप जो प्रत्याशी है उसका काला चिट्ठा प्रस्तुत करेंगे और यह भी बताएंगे आखिर आपने इनको टिकट क्यों दिया। और जिक्र किया गया कैराना के नाइद हसन का, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि सपा ने पलटवार करते हुए कहा, भाई हमने तो टिकट नहीं दिया, हम तो उस परिवार में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जिसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा, और इसके लिए नाइद हसन की बहन का भी नाम लिया गया। सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में क्रिमिनल इतने हावी हैं, माफिया इतने हावी हैं जिनसे किसी का काम ही नहीं चलता। बात सब करेंगे लेकिन टिकट उन्हीं को देंगे। आज इस पर चर्चा करेंगे और इसका क्या विकल्प है, क्या होना चाहिए। और इस चर्चा में हमने आमंत्रित किया है 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं दिनेश शुक्ल जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश शुक्ल आपसे परिचित हैं, सुपरिचित हैं, लायर्स के अध्यक्ष रहे हैं और जाने माने नेता हैं, मतलब अधिवक्ताओं के। और दूसरे हमारे साथ में हैं कौशल किशोर शर्मा। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। कौशल किशोर शासकीय अधिवक्ता हैं, केंद्र के वकील हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े रहने वाले हैं। मैं एक बार फिर अपने दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले जरा हमको ये बताइए शुक्ल जी कि इस समय चुनाव का परिदृश्य क्या चल रहा है, ये जो क्या सिनेरियो चल रहा है और कैसा आपको ये चुनाव लग रहा है। अगर हम पिछले चुनाव की भी तुलना करें, आपको इस चुनाव में क्या खास बात दिख रही है? वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमें यहाँ पे बुलाया है। एक तो इतना सुंदर चुनाव मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ना होर्डिंग है, ना पोस्टर है, और ना निकलने वाले प्रत्याशी उनके समर्थक हैं, ना हल्ला है, ना गुल्ला है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव इतना बढ़ा है। जो भी प्रचार प्रसार, जो भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर देखने को, ट्विटर पर देखने को मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से सड़क पे बहुत शांति जैसा माहौल है। दूसरा,
समाज ऐसा लगने लगा है कि दो भागों में बटा बटा सा भी है, और इसमें जो भी नेता लोग हैं वो सफल हुए हैं अपने उद्देश्य में कहीं ना कहीं समाज को दो भागों में बांटने में। और दोनों भागों का अब रेट रेशियो तय करना हम आप सबका काम है। किस भाग में कितना प्रतिशत मतदाता है, उसी हिसाब से ये चुनाव होगा। क्या शुक्ला जी आपका संकेत ओबीसी बनाम अगड़े की बात हो रही है, 85 बनाम 15 की बातचीत हो रही है, या 80 बनाम 20 की बात हो रही है? क्या आप कहना चाहते हैं? अब 80-20 कहना तो किसी की बात को रिपीट करने के बराबर होगा, लेकिन 70-30 तो दिखाई पड़ने लगा है। 70-30 दिखाई दे रहा है। हाँ, एक तरफ बड़ा तबका है एक भाग में, और दूसरे भाग में अपने सर्वाइवल का संघर्ष भी है। ठीक बात है जी। तो लेकिन ये जो लड़ाई हो रही है, जो हमारे यहाँ का जातिवादी चुनाव है, जिसमें अब लोग कहने लगे कि ओबीसी बनाम अगड़ों की लड़ाई हो रही है, क्या इस पर कुछ कहेंगे आप? वर्मा जी, ये भ्रम फैलाया जा रहा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि समाज में अभी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आज समाज में कितनी एकरूपता आई है कि हम सबके साथ बैठ के चाय पीते हैं, सबके साथ बैठ के भोजन करते हैं, सबको एक बराबर बुलाते हैं, सबके विचार सुनते हैं, और सभी के विचारों पे मंथन करने के बाद हम कहीं आगे निकलते हैं। समाज में अब इतनी एकरूपता आ चुकी है, तो ये बात तो भ्रम फैलाया जा रहा है। वोट पाने के लिए ये क्रिया शुरू की गई है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ओबीसी और कोई अगड़ा, ये कुछ नहीं है। ठीक बात है। कौशल जी, आप इस चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? भाई देखिए, मेरी तो मान्यता ये है, लड़ाई 80 बनाम 20 या 85 बनाम 15, ये दोनों जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, ये दोनों देश के लिए घातक हैं। आज हमें 70 साल हो गया आज़ादी के बाद, अभी भी हम जाति धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। ये किसी सबके लिए ये मैं मानता हूं नुकसानदेह है। लेकिन मेरा देश को आगे ले जाना है जी जी, तो हमको कैसे हम दवाई और पढ़ाई सस्ती करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को विकास के अवसर साथ से उपलब्ध हों, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए चुनाव पे। अखिलेश जी भी सरकार में रहे, मायावती भी सरकार में रही हैं, भाजपा सरकार में है। ये सब लोग एक छोटी सी बात बताएं, इनके कार्यकाल में कक्षा 1 से 5 के बीच में स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत घटा है या बढ़ा है? अगर घटा है तो ये खुशी की बात है, बढ़ा है तो ये अपमानजनक है। इस अपमानजनक स्थिति से बचने के लिए ये मुद्दे होने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है, देश का दुर्भाग्य ये है कि इन मुद्दों पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई कह रहा है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा, कोई कह रहा है कि हिंदू बनाम मुस्लिम। मुझे लगता है ये परिदृश्य घातक है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए देश हित में नहीं है। घातक है और देश हित में नहीं है, लेकिन कारण क्या है? कौन सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई, किसने ये परिस्थितियां पैदा कर दी जिसके कारण आज ये परिदृश्य बन गया? देखिए, परिस्थितियां तो ये हर युग में थी। जिस समय डॉक्टर लोहिया ने नारा लगाया था, संसोमा ने बांधी गांठ पिछले 500 में 60, ये जड़ तो तभी पैदा हो गई थी। ठीक है, डॉक्टर लोहिया जात तोड़ो, दाम बांधो जैसी बातें भी करते थे। आप देखिए कि डॉक्टर लोहिया के बाद जो नेतृत्व विकसित हुआ, उस नेतृत्व ने जात तोड़ो दाम बांधो की बात नहीं की, वो जात बांधने लगे, दाम की बात ही नहीं करता कोई आज। तो ये जो उभरा, ये एक सस्ता तरीका था सत्ता में आने का। 77 के बाद जब हम लोग 80 का चुनाव लड़ रहे थे, 80 के बाद जो लोग भी नेता आए हैं, वो सब लोग किसी न किसी तरीके से जाति और धर्म की राजनीति करने लगे थे। उसमें सब लोग दोषी, कोई एक दोषी नहीं है। डॉक्टर भैया तो कहते थे ना, पिछड़ा माने किसी जात की महिला हो वो पिछड़ी है। आज साहब उसमें भी विभाजन किया जा रहा है कि पिछड़ी महिला अलग, स्वर्ण महिला अलग, जबकि सच यही है कि महिला किसी जात की पिछड़ी होती है, उसके साथ शोषण होता है, उससे अन्याय होता है। लेकिन नहीं, उसको ये बातें उस ढंग से नहीं कही जा रही हैं। या ये कहिए कि हमारे देश की राजनीति में विचार शून्य राजनेताओं का प्रभाव बढ़ गया है। जो विचार की बात नहीं करते, उनके पास विचार है नहीं, तो वो जात धर्म के लिए काम आता है, इस आधार पर वोट भी मिल जाता है और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। शुक्ला जी, ये जैसा कि कह रहे हैं शर्मा जी कि ये बड़ा घातक है और देश हित में नहीं है,
मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब ऐसी परिस्थितियां हैं तो ये फिर क्यों नहीं मुद्दों की बात होती है? ना कोई स्वास्थ्य की बात करता है, न शिक्षा की बात करता है, न भूख की बात करता है, न बेरोजगारी की बात करता है। और जबकि आंकड़े बताए जाते हैं, अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े देखिए, बड़ी चिंताजनक होती है स्थिति। अभी जो नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स आया, उसमें हमारा उत्तर प्रदेश सबसे नीचे, बिहार उसके बाद आया। मेरा सवाल केवल आपसे ये कि मुद्दों की बात इस चुनाव में क्यों नहीं हो रही है? कौन से वो कारण है जिससे जो है चुनाव को एक नया ये माहौल देखने को मिल रहा है? वर्मा जी, इस चुनाव में ये मुद्दे बहुत नगण्य से गिने जाने लगे, बहुत छोटा माने जाने लगा है जी। सबसे एक नंबर पे हमारी अस्मिता खड़ी हुई है, राजनीतिक दल की हो चाहे समाज की हो, कि हमें कैसे पहले सुरक्षित रहना है। और जो स्वयं की सुरक्षा का चिंतन है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार। दूसरी बात, अभी आदरणीय बड़े भाई कह रहे थे शर्मा जी कि पढ़ाई और दवाई, तो मैं ज्वलंत उदाहरण के साथ आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, संभवतः आप भी आत्मा से हाँ करेंगे। इस समय कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा है, घर घर में कोविड है इस समय, जांच कोई कराए या ना कराए, हल्का जुकाम, हल्की खांसी, हल्का बुखार, बिल्कुल घर घर में है। और इस नेचर का जुकाम है, मेरी भी उम्र 55 वर्ष हो गई है, ये इस नेचर का जुकाम मुझे आज तक कभी नहीं हुआ, ना फीवर हुआ, फीवर 100 नहीं हो रहा है, खांसी बहुत नहीं हो रही, जुकाम भी बहुत नहीं हो रहा है। ये जानते हैं वर्मा जी क्यों हुआ है? जो हमारे अंदर वैक्सीन पड़ी है, इस वैक्सीन ने इस वेरिएंट से संघर्ष किया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि स्वास्थ्य के प्रति सरकारों का चिंतन नहीं है, चिंतन तो है। और शायद भारतवर्ष में, हो सकता है मैं किसी बड़े नेता की बात को रिपीट करने वाला हूं, कि भारतवर्ष में अब तक के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि इधर प्रॉब्लम शुरू हुई और उधर टीका वैज्ञानिकों ने बनाया, सम्मान के पात्र हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। टीका बना और उतनी ही तेजी से हमारे शासन ने टीका लोगों में लगा दिया, और आज हम तीसरी वेव में खड़े हुए हैं। जबरदस्त वेव चल रही है, घर घर में प्रकोप है, लेकिन अभी ईश्वर की कृपा है कि अस्पताल सब खाली है। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के प्रति सरकारों का चिंतन है। पढ़ाई की बात में एक छोटा उदाहरण देता हूं कि एक हमारी पत्नी को थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहता है, तो हमने एक हमारे जानने वाले, तो हमने कहा यार कोई लड़का ऐसा दिला दो कि दिन भर हमारे यहाँ काम कर ले, हम उसको पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी, और जितना प्रयास होगा अच्छा बनाएंगे। बोले भैया गांव के लड़के आते ही नहीं, अब कहते हैं हमारे पास देखो कपड़े भी मिल रहे हैं, किताबें भी मिल रही हैं, फीस भी नहीं पड़ रही है, पढ़ने जाने को भी मिल रहा है, तो अब कोई गांव से भागना ही नहीं चाहता। तो निश्चित रूप से शिक्षा का प्रसार कहीं ना कहीं मजबूत होना चाहता है, या मजबूत करने का प्रयत्न भी चल रहा है। तो मैं ये सब बातें कहना, दूसरी बड़ी बात जो मैंने पहले कही उसको थोड़ा विस्तारित करना चाहता हूं कि अचानक एक तबका निकल पड़ता था हमारे आपके घर के महिला सदस्यों की तरफ निगाह करते हुए, बहुत कुछ खोल के कहना टीवी चैनल पे अच्छा नहीं है। आज कम से कम अंकुश में है। आज हम इस बात को लेकर चिंतित भी हैं कि हमें ऐसी ही सरकार बना के फिर खड़ी करनी है जो कम से कम हमारी इज्जत बचाए रखे, ठीक बात, हमारे ऊपर हमले ना हो। 3-3 सवारी एक मोटरसाइकिल पे गंगा बैराज पे स्टंट करते हुए दिखाई दे रही हैं, वो देख ही नहीं रही हैं। बहन है, बेटी है, भाई है, माँ है, बाप है, कुछ मान ही नहीं रहे, बुजुर्ग है, सबके ऊपर हमलावर हैं। निश्चित रूप से अंकुश लगा है, सरकार ऐसी बननी चाहिए। आपने शुरुआत में एक शब्द कहा था अस्मिता की सुरक्षा जी, और आपने कहा था आपके हिसाब से तो ये माना जाता है कि जो कुछ ये सिनेरियो बन रहा है वो अस्मिता की सुरक्षा के नाम पर हो रहा। ये जरा अस्मिता की सुरक्षा को जरा आप क्लियर करेंगे। देखिए वर्मा जी, एक बार सड़क पे हम निकल जाए, हमसे आप रास्ते में मिल जाए, हमसे नाराज है, हमारा कोई अपमान कर दे, हम खून का घूंट पहन के घर पी के घर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बहन बेटी के साथ में जा रहे हैं, माँ के साथ में जा रहे हैं, पत्नी के साथ में जा रहे हैं, उस कंडीशन में कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति का ग्रुप आ जाए और हमारी पत्नी, बेटी, बहन के साथ में अपमानजनक घटना कारित कर दे, इससे बड़ी अस्मिता का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है। समाज में ये परिदृश्य पिछली सरकारों में हमने खूब देखा है जी। कम से कम इस बात पे अंकुश है। और मैं इस पे नहीं कहता, शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये जो कुछ स्थितियां बनी हैं वो अस्मिता की सुरक्षा के कारण, तो ये क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, ये इस मुद्दे पर कोई और भी टिप्पणी करना
हाँ। ये वर्ष का वाद विवाद बनेगा और राजनीतिक बहस शुरू हो जाएगी। नहीं बहस नहीं, बस नहीं, मैं राजनीतिक बहस नहीं पढ़ना चाहता जी कि सभा में क्या हुआ है, बस आज के कार्यकाल में क्या हो रहा है। बिल्कुल। सब लोग अपना अपना कार्य बढ़िया बताते हैं, ठीक, वो दूसरा मुद्दा है। व्यवहारिक अनुभव कुछ और कहते हैं। व्यवहारिक अनुभव जिस तरह की बातें करते हैं वो पूरे पॉलिटिकल इशूज हैं। चुनाव का माहौल है, कुछ भी कहना वो लगेगा। लेकिन एक बात समझिए कि अपने समाज में अराजक तत्वों का प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। हम लोग कचहरी में रहते हैं, अभी एक मर्डर हुआ हमारी कचहरी में। ये कचहरी में मर्डर हुआ, पुलिस खड़ी थी चारों तरफ, सब कुछ था, उसके बाद एक मर्डर होता है। सवाल ये है गुंडे कहाँ कम हो गए हैं? और गुंडे कम हो भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि गुंडे कोई सभा में कम हो गए थे या अब आज कम हो गए। गुंडों को बढ़ाने के जो कारक हैं, जिन कारक के कारण गुंडाई बढ़ती है, वो कारण समाप्त नहीं हो रहे हैं। और उनको समाप्त करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रयास करने होंगे, बड़े ईमानदार प्रयास करने होंगे, जो आज सरकारें नहीं कर पा रही हैं। ठीक बात है। एक बस खाली एक लाइन में बताइएगा शर्मा जी, अभी हमारे शुक्ला जी कह रहे थे कि 70 और 30 की लड़ाई है, आपको कितने की लड़ाई दिखती है? ये लड़ाई 70 और 30 या 85-15 की तो नहीं है, लेकिन ये लड़ाई, ये सच है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, बीमारी के मुद्दे भी उठेंगे। और जब ये मुद्दे उठेंगे तो जो सत्ता में हैं उन्हें जवाब देना होगा कि हम इन चीजों पर कहाँ कितना आगे बढ़े हैं। और जो सत्ता में आना चाहते हैं उनको भी खाका प्रस्तुत करना होगा कि हम कैसे इन चीजों पर पार पाएंगे। नहीं, शुक्ला जी का कहना था 70-30 की लड़ाई है, मतलब इनका सीधा सीधा कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम की बात है, वो मैं मानता हूँ गलत है। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है। आपके हिसाब से लड़ाई देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सभी हिंदू, हिंदू मुस्लिम बात तो 70-30 का मतलब जो मुझे नहीं, मतलब देखिए योगी जी ने कहा ये बात, वो तो मुख्यमंत्री है, नहीं मुख्यमंत्री है, क्योंकि उन्होंने ये बात कही, उन्होंने बात नहीं कहनी चाहिए थी। देखिए, सभी हिंदू या सभी मुस्लिम एक तरीके से सोचकर वोट नहीं करते। ठीक है, ये आरोप है चारों तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग जब वोट देने जाते हैं तो अपने अपने तरीके से देखते हैं। एक मुश्त वोट की बातें सोचना, ये ध्रुवीकरण है, और वो ध्रुवीकरण राजनीतिक पार्टियां करने का प्रयास करती हैं। तो प्रयास हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें सफल हो पाएगा। चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हुए शुक्ला जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आज जो सपा के खिलाफ एक याचिका दायर की गई और कहा कि इसकी मान्यता खत्म कर दी जाए, क्या अब यही एक रास्ता रह गया है कि जो राजनीति का अपराधीकरण है, जो प्रत्याशियों को टिकट ऐसे लोगों को मिल जाता है, हिस्ट्री सीटर, माफिया, सब, इससे रोक का यही एक बहुत बड़ा हथियार है कि उस दल की मान्यता को ही खत्म कर दिया जाए? क्या कहेंगे आप? वर्मा जी देखिए, पीछे मुड़ के जाइए। एक समय आया था ऐसा जिसके पास जितनी ज्यादा राइफलें, जितने ज्यादा बड़े बाहुबली, जितनी ज्यादा शक्ति दिखाई पड़ती थी, उन्हें टिकट दिया जाने लगा था। काफी दिन तक चला ऐसा। लेकिन आज एक ऐसा भी समय चल रहा है कि जिसके पीछे राइफल दिखाई पड़ी, आप समझ लीजिए कि उसका वोट कटना शुरू हो गया। समाज में इतना परिवर्तन आया, समाज परिवर्तनशील होता है, ऐसा परिवर्तन अब देखने को मिलने भी लगा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये हर राजनीतिक दल को चिंतन करना चाहिए कि क्या समाज में अपराधी ही चुनाव लड़ने लायक बचे हैं? हर दल को नकार देना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन एक प्रश्न आके फिर खड़ा होता है, एक अपराधी है, अपराध की परिभाषा जिसे कहते हैं उस परिभाषा का अपराधी है, और दूसरा दौरान राजनीतिक सफर उसके ऊपर तमाम मुकदमे प्रतिस्पर्धा के, ईर्ष्या के लग गए। और चूंकि आईपीसी में धारा 323 उसकी भी वही है और राजनीति की भी वही है, उसको आपराधिक इतिहास से जोड़ना और ऐसे व्यक्ति को आपराधिक इतिहास से जोड़ना जिसने कत्लेआम किया हो, जिसने घर से भगा दिया हो, जिसने लोगों का पलायन करने को मजबूर कर दिया हो, उसकी उससे तुलना किया जाना उचित नहीं है। लेकिन यह तो मेरा खुले मन से कहना है कि सभी राजनीतिक दल जो भारतवर्ष में हैं, इनको अब किसी भी प्रकार के अपराधी को टिकट नहीं देना चाहिए। टिकट देने का अर्थ होता है राजनीतिक प्रश्रय देना, और राजनीतिक प्रश्रय नहीं देना चाहिए, स्वच्छ छवि के साथ में आना चाहिए। ये देश की जनता हाथों हाथ लेती है। ठीक बात है। और अब अपराधियों का ज्यादा समय नहीं बचा।
हमारे बड़े भाई कह रहे थे, इनसे बड़े विनम्रता के साथ में, विनय के साथ में मैं कहना चाहता हूं कि आप मुड़कर देखिए 5 सालों में निश्चित रूप से गुंडई कम हुई है, चैन स्नैचिंग कम हुई है, फोन स्नैचिंग कम हुई है, पर्स स्नैचिंग कम हुई है, और जो नोटिफाइड बदमाश थे उनको प्रसाद भी प्राप्त हुआ है। ठीक बात है। ऐसा नहीं है कि अपराध में दबाव नहीं आया, दबाव तो आया है, दिखाई पड़ता है। तो निश्चित रूप से मजबूत सरकार होनी चाहिए। मैंने अभी नहीं कहा किसी दल की होनी चाहिए, मैंने नहीं कहा हिंदू मुस्लिम अपने मुंह से, ठीक बात है, लेकिन दबाव होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारी ही बहन बेटी असुरक्षित हो तो उनकी रक्षा हो, नहीं। अगर उनकी भी बहन बेटी के ऊपर कोई हमला करता है, ऐसे लोगों को भी दंडित करना चाहिए, इनके ऊपर भी दबाव बनना चाहिए। बहन बेटी तो सब एक हैं, भारत का यही चरित्र है कि आपकी बहन मेरी बहन, मेरी बहन आपकी बहन होनी चाहिए। ठीक ठीक बात, बहुत अच्छी बात की। कौशल जी, ये जो अपराधीकरण की बात, या जो आज एक नई याचिका दायर करके और कैराना के जो सपा के उम्मीदवार हैं उनके बारे में जो कुछ कहा गया, इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं आपको एक घटना बताऊं जी। बड़ा रेलेवेंट घटना है, बहुत पहले पुरानी घटना है कि एक बार जयप्रकाश जी ने आरोप लगाया कि INTSU, इंडियन नेशनल स्टूडेंट कांग्रेस में गुंडे बहुत हो गए। ये जवाब प्रधानमंत्री की ओर से आया कि हिंद सभा में गुंडे बहुत हो गए। खैर उस समय माहौल एक सकारात्मक माहौल था उस दौर में। दोनों लोगों ने अपने अपने दलों में कमेटी बनाई और दोनों लोगों ने अपने अपने संगठनों में गुंडों को चिन्हित किया। 10 गुंडे कहीं निकले, 15 गुंडे कहीं निकले थे, सिर्फ 25 लोगों को उस समय उस संगठन से बाहर किया गया। आज सभी राजनीतिक दल जो गुंडागर्दी को खत्म करने की बात करते हैं, सभी, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, वो सभी लोग अपने अपने दलों के अंदर कमेटी बैठाएं और गुंडों को चिन्हित करें, उनको बाहर करें। और इसकी पहल कोई तो करे ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि हम कह रहे हैं कि सब गुंडे सभा में हैं, सब गुंडे भाजपा में या सब गुंडे भाजपा में, ये तो बेकार की बात है ना। लेकिन हर दल में गुंडे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सभी दलों को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे न करे, ये उनका नैतिक दायित्व है कि वो सब लोग अपने स्तर पर गुंडों को चिन्हित करें और उनको बाहर करने का प्रयास करें। और ये सफाई दल के अंदर शुरू हो जाए तो निश्चित मानिए ऐसा नहीं होगा। पर मजबूरी क्या है कि आज हर दल अपने आदर्श कार्यकर्ता की तुलना में जिताऊ प्रत्याशी को वरीयता देता है। अब क्योंकि जो आदर्श कार्यकर्ता होगा उसके पास निश्चित रूप से पैसे नहीं होंगे बर्बाद करने के लिए, उसे कोई चंदा नहीं देगा। तो फिर क्या होता है, जिताऊ प्रत्याशी वही होगा जो भूमाफिया होगा, गुंडा लफंगा होगा, उसी के पास करोड़ रुपया होगा खर्च करने के लिए। मैं एग्जिट करने सुप्रीम कोर्ट गया था श्यामलाल जी के साथ, मैंने हम लोगों ने वहां पे कहा कि जब खर्चा किया गया 50 लाख रुपया, कि ज्यादा 50 लाख रुपया नहीं करना चाहिए, इसको और कम किया जाए। क्रेडिट हमारी में खारिज हो गई थी। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी चुनाव आयोग ने खर्चे बढ़ाए हैं, बढ़ा दिए, 40 लाख। आप दिन प्रतिदिन खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं बिना ये सोचे हुए कि किसी फैक्ट्री का मजदूर, कोई अध्यापक, ये चुनाव कैसे हो सकता है? आज कोई अध्यापक की मन बनावे कि यार हमें चुनाव लड़ना है एमएलए का, तो नहीं लड़ सकता बेचारा वो। तो इसलिए चुनाव आयोग को चुनाव को ज्यादा से ज्यादा सस्ता करने की तरफ सोचना चाहिए। यदि चुनाव सस्ता होगा तो प्रतिनिधित्व भी अच्छे चरित्रवान विचारवान लोगों को आगे आवेगा, अन्यथा ये ऐसा ही बना रहेगा। ठीक बात है। शुक्ला जी, मैं एक सवाल आपसे भी जानना चाहता हूँ। जैसे भी शर्मा जी ने कहा कि लोग अपनी एक कमेटी बनाए, और ये मैं आपको थोड़ी सी एक घटना आपको बताना चाहता हूँ कि अभी सपा में जब प्रधानमंत्री कानपुर में आए थे तो सपा के 4-5 लोगों ने एक सुनियोजित ढंग से बाकायदे एक कार पर पथराव किया, आग लगाई, और ये माना गया कि एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी प्रधानमंत्री की सभा के लिए। तत्काल सपा ने उन सभी 5 लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया, और बाहर करने के बाद एक सर्कुलर जारी किया सपा ने अपने सभी अध्यक्षों को कि जो इस तरीके के हुड़दंग करते हैं, बवाल करते हैं, जो केवल फोकस में आना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नाम दो और इनको पार्टी से बाहर किया जाए। क्या इस पहल को आप उचित मानते हैं? क्या ऐसा ही होना चाहिए शुक्ला जी? वर्मा जी, देखिए यह वातावरण इन्हीं 5 वर्ष में तैयार हुआ है। इस 5 वर्ष के पहले की समाजवादी पार्टी के आप कार्यकाल को याद करिए ठीक से। तो ये अब इस 5 साल में आखिर इनको ये कैसे सोचना पड़ा कि इनको निकाल के बाहर करो? ये तो पहले नहीं निकालते थे। याद कर लीजिए एक घटना, कानपुर विश्वविद्यालय के पास बच्चों से भरी हुई बस को आग लगा दी गई थी सपाइयों के द्वारा। ठीक बात है। तब नहीं निकाला उसको, तो और पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती रही। बिल्कुल। आज क्यों?
क्योंकि निश्चित रूप से कोई प्रभाव तो चल रहा है, कोई परिवर्तन चल रहा है समाज में कि अपराधीकरण को, एक तो जनता भी अब मानने को ज्यादा तैयार नहीं है। अपराधीकरण और अपराधियों की छवि को जनता भी जानती है। आप कोई भी प्रत्याशी लेके आओगे कहीं श्रीलंका से तो लेके आओगे नहीं, यहीं का होगा। वो जानता है ये कौन है, जनता जानती है ये कौन है, और जनता उसका जवाब दे देगी। ये बात समझ में आने लगी है राजनीतिक दलों को, तब निकाले जाने लगे हैं ना। आखिर एक बात समझिए, आज प्रधानमंत्री फलाने थे, कल को मान लीजिए अखिलेश हो जाते हैं प्रधानमंत्री देश के, मान लीजिए 1%, और उस समय कोई ऐसा ही कांड भाजपाई करेगा, तो वही सिचुएशन तो सामने खड़ी है कि प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी बात है। बात ये नहीं नरेंद्र मोदी माइनस कर दीजिए, प्रधानमंत्री, और उसकी सभा के समय में इस प्रकार का अपराध किया जाना, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का ये सराहनीय कदम है। लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि कोई प्रभाव तो डेवलप हुआ है समाज में। चलिए शुक्ला जी, अभी शर्मा जी कह रहे थे कि इसको रोकने के लिए चुनाव को सस्ता कर दिया जाए, जो बढ़ते जा रहे हैं दाम उसको कम कर दिया जाए, कमेटी बनाई जाए। और जिस तरीके का भी मैंने आपसे सपा की बात की तो आपने कहा कि हाँ ये अनुकरणीय कदम है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जिससे कि राजनीति में खास तौर से चुनाव के वक्त जो लड़ने वाले लोग हैं वो बड़े स्वच्छ हो जाएं? क्या करना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन बनाई है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए, चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन बनाई उसकी सख्ती से पालन, या कोई और कदम उठाया जाना चाहिए? वर्मा जी देखिए, चुनाव आयोग का जो भी नियम बनता है उसका पालन करना मजबूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत तगड़ी कोई गाइडलाइन ऐसी बनाई भी नहीं। देखिए, विचाराधीन मुकदमों में, आपराधिक मुकदमों में टिकट दी जाती है क्योंकि सजा याफ्ता को ही न देने का प्राविधान है। निश्चित रूप से इस पे एक कड़ी गाइडलाइन होनी चाहिए कि कैसे, देखिए मुकदमों को 2 भागों में बांटा भी गया है, एक जघन्य अपराध, एक सामान्य अपराध। इसके हिसाब से भी कर ले, क्योंकि एकदम से सब कुछ फिल्टर लगा के साफ करना कठिन होगा, कुछ तो निकलेगा ही बाहर। तो इसकी गाइडलाइन बनाएं और सभी राजनीतिक दलों को, पार्लियामेंट को, विधानसभाओं को इस पर चिंतन करना चाहिए कि उत्तरोत्तर हमें इसकी सफाई ही करनी है, बजाय इस मानसिकता के कि हमें तो भरना ही भरना है। इससे बाहर निकलना चाहिए। देश को अच्छा बनाना है, हम यहाँ पैदा हुए, हमारा कर्तव्य है कुछ न कुछ। अटल बिहारी जी का एक भाषण सुन रहे थे कि चांद पे पहुंच गए हम, मंगल पे पहुंच रहे हम, पर पृथ्वी पे अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हैं हम। ठीक बात है। तो निश्चित रूप से इंसान स्वयं सुधरे। हम सड़क पे चलते हैं, दाहिनी तरफ घुस जाते हैं बिना हाथ दिए, बिना इंडिकेटर दिए, पीछे वालों की चिंता नहीं कर रहे, मतलब उनपे इतना विश्वास है, जो बिना ब्रेक के चले आ रहे हैं उनपे इतना विश्वास है ये तो हमें बचाएंगे ही बचाएंगे। ये क्या है कि हम अच्छे इंसान नहीं बनना चाहते। हमें सारे नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। देश अच्छा हो जाएगा, देश अच्छा है। आज भी यहाँ पे ऋषि मुनियों को बहुत सम्मान है, मान्यता है, माने अच्छाई को सम्मान है, और उसी में छल कपट करने वाले भी निकल आते हैं। ठीक बात। तो निश्चित रूप से नियमबद्ध जीवन जीना चाहिए। अच्छे बनने का प्रयत्न करने के लिए अपने घर को आप देखें कि हम घर में कैसे रहते हैं। हम घर में अपने बच्चे, बेटी और बेटे के सामने सरेआम तो गालियां नहीं बकते, लेकिन सड़क में आप सुनिए अपने बीवी बच्चों को लेकर चलना कठिन है। पीछे से 4 आवाजें आएंगी तो 2 तो गाली देते मिलते ही मिलते हैं। तो हमें पहले खुद को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। नेताओं से आशा कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम सुबह उठे और हमको खाना चाहिए, पर ये हमने चिंतन नहीं किया ये खाना आएगा कहां से। इसकी चिंता यदि करें तो ना मुफ्त में राशन चाहिए, ना मुफ्त में किसी तरीके कोई ऐड चाहिए, और ना ही हमें पेंशन चाहिए, ना बेरोजगारी भत्ता चाहिए। ये शरीर है, हम लोग मेहनत करके कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं जहां पांव पटक दो वहां से पानी निकलना चाहिए, इतनी शक्ति स्वयं में रखनी चाहिए व्यक्ति। ठीक बात है। आप दोनों लोग बड़े ही जागरूक हैं और अच्छी ज्ञान रख करके अपना तर्क भी देते हैं, तो मैं उसका एक लाभ और उठाना चाहता हूँ। लाभ ये उठाना चाहता हूँ, कौशल किशोर जी आप बताइए कि जब चुनाव की अधिसूचना हो जाती है, चुनाव की जो वक्त आ जाता है, तो बड़े पैमाने पर दल बदल हो जाता है। चाहे अभी आप देखिए
स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आ गए, उनके साथ और मंत्री दो आ गए, विधायक आ गए। अगर यही सीन आप देखिए तो 2017 का चुनाव हो रहा था, उस समय भी यही सीन हो रहा था। तो ये जो परिस्थितियां डेवलप हो रही है, इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? केवल विचारहीन राजनीति को प्रमुखता दिया जाना। जी, मैं आपको बताता हूं अपना विद्यार्थी जीवन। हमारे विद्यार्थी जीवन में अपने कानपुर में क्यों लाभ ले लीजिए, जो छात्र नेता जिस संगठन के साथ सक्रिय थे वो आज भी उसी छात्र मतलब संगठन के साथ सक्रिय हैं। मतलब विद्यार्थी परिषद का जो कार्यकर्ता था वो आज भी बीजेपी के साथ है, सभा के लोग आज भी सभा के साथ हैं, या कांग्रेस लोग कांग्रेस के साथ हैं। क्योंकि उस समय क्या था कि जो कार्यकर्ता तैयार होता था वो राजनीति में एक विचार के लिए आता था। आज राजनीति में बेहतर रिटर्न के लिए आ रहा है। कोई भी राजनेता, मैं किसी एक दल की बात नहीं करता हूं, सभी लोगों को जैसे लगता है टिकट नहीं मिलेगा वो दल बदल लेता है, क्योंकि उसकी निष्ठा किसी विचार के प्रति नहीं है। जब तक आपकी निष्ठा किसी विचार के प्रति नहीं होगी, जब तक दल बदल होता रहेगा। कानून किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, समाधान व्यक्ति है, नैतिकता है। ये जो दल बदल विरोधी विधेयक है, इस विधेयक को जनता पार्टी ला रही थी संसद में। मदलनी एक बड़े नेता थे जमाने में, उन्होंने कहा कि इस बिल में जो कानून बनने जा रहा है उसमें ये जो 2/3 बहुमत से आप अलग हो जाएंगे, इसका प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, फिर तो क्या होगा, अगर विचार के सारे लोग अलग होना चाहेंगे तो वो भी अलग नहीं हो पाएंगे। राजीव गांधी ने मोदी जी की बात मान ली। आज आप देखिए वो जो 2/3 लोग छोड़ सकते हैं, जो बना लिया है 1/3 वाला, वो उसी से एक चोर दरवाजा खुल गया है। एक्चुअली होना तो अभी अब तो लगता है हमारे देश में कानून कोई बना लीजिए आप, अंततः उसका जुआ लोग हो लेते हैं। इसलिए नैतिकता रखनी पड़ेगी किसी भी व्यक्ति को। अगर अपने दल में ले रहे हैं, इधर मान लीजिए अब नाम न ले, एक बहुत बड़े नेता है, उन्होंने एक बार घोषणा की कि मैं अब इनके चरणों में बैठकर राजनीति करूंगा। उसके बाद वो अपना दूसरे दल में आ गए। फिर फिर उन्होंने राज्यसभा में एक बहुत घृणित भाषण दिया भारत के देवी देवताओं के प्रति। उसे फिर वो उस दल में आ गए जो दल देवी देवताओं को सम्मान करता है। अपने कानपुर शहर में एक बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने गंगा जी में कसम खाई थी, गंगा जी में बिठूर में, क्या हम कोई दल नहीं बदलेंगे। बिठूर में उन्होंने ये खाई थी कसम, स्नान करते हो बीच पानी में। उसका फिर उन्होंने अपना दल बदल लिया और फिर बक्सा से मंत्री हो गए थे। तो सवाल ये है कि ये जो नैतिकता हमारे अंदर विकसित नहीं हो रही है, क्योंकि आज हम जो चुनाव में टिकट देते हैं वो हम देते हैं जिताओ प्रत्याशी को, विचार वाले कार्यकर्ता को टिकट नहीं देते, कोई दल नहीं देता। कानपुर शहर में आप याद कीजिए, एक बार थोड़ा पूछे जाइए तो एक बार मुलायम सिंह ने कोई ईश्वर यादव को टिकट दे दिया था, जनेश्वर जी को टिकट नहीं दिया था, जबकि जनेश्वर इससे बड़ा कोई समाजवादी हो ही नहीं सकता है तो दौर में, लेकिन मुलायम सिंह ने किया था ये। तो हर दल में एक कलाकारी है कि कौन जितवा सकता है उसको टिकट दो, और जब तक जिताओ प्रत्याशी को वरीयता दी जाती रहेगी तब तक दल बदल होता रहेगा। अच्छा, ये चुनाव के वक्त में इसलिए भी होता है कि अब कोई कार्रवाई तो उनके खिलाफ हो नहीं सकती है। नहीं, क्योंकि पूरा मलाई खा चुके होते, 4.5 साल तक सदन में होते हैं, अब कोई नुकसान है नहीं है, आचार संहिता लग गई इसलिए अब कुछ होगा, अब कोई नुकसान है ही नहीं। अब तो भाई चुनाव हारे जीते हैं, अब तो फर्क पड़ता नहीं। अगर 1 साल पहले छोड़े होते तो फिर इस्तीफा देना पड़ता, वो सब नहीं करते। ठीक बात है। अच्छा शर्मा जी, शुक्ला जी, एक ट्रेंड और शुरू हो गया। अब ट्रेंड ये शुरू हो गया कि 2/3 ना हो तो इस्तीफा दे दो। मध्य प्रदेश में इस्तीफा दे दिया और फिर चुनाव हुए, 22 लोगों ने इस्तीफा दिया। कर्नाटक में एक बार 19, एक बार 3 इस्तीफा दिया, फिर चुनाव हुआ। ये कौन सा ट्रेंड आ गया है? और ये तो बड़ा घातक है कि एक की सरकार गिराने के लिए, एक की सरकार बनाने के लिए एक नेता ये सब काम कर लेता है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं अब वर्तमान परिस्थितियों में? देखिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार अगर कहा जाए, एक शब्द है ये। हाँ, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, किसी को आदत पड़ी है कि हम सत्ता में ही रहेंगे। आखिर क्यों? सत्ता में ही क्यों रहना चाहता है? विजयी पार्टी के साथ वो इसलिए रहना चाहता है कि वहां से कुछ गेन होगा। सेवा करने नेता है तो आप बहुत हैं नहीं, पैसा लगा के आते हैं, और पैसा लगा के कोई क्यों आएगा? क्योंकि उससे फिर पैसा बनाना भी है।
और अब उसे ऐसा दिखाई पड़ रहा है, भ्रम भी होते हैं बहुत ना, कि हमें लग रहा है कि अब यहाँ पे हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो वहां चलो। उसे ऐसा भी लग रहा है कि वो अब सरकार बना रही है, भगवान नहीं है कोई, पंडित नहीं है कोई, उसे ऐसा लग रहा है कि अब वो सरकार बनाएगा, आओ वहां चलो, अब मलाई वहां खानी है। तो मलाई खाने वाले लोग या तो यहाँ मलाई खा नहीं पाए ठीक से, परेशान हुए तो छोड़ गए, या जैसे आपने बताया नहीं कि 22 लोग छोड़ गए, इस्तीफा ही दे दिया सीधे। तो निश्चित रूप से राजनीतिक भ्रष्टाचार भी कहा जा सकता है, जिसके परतें खुलती नहीं है, हम लोग कयास लगा के रह जाते हैं आखिर ये क्यों हुआ। तो सत्ता परिवर्तन के लिए तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें खेल तो होते ही हैं। खेल होता है जी। देखिए आपको एक घटना बताऊं मैं, जी। ये जो हो रहा है होता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष थे जी, वो सीपीएम के कोटे में लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। हाँ, बनाए गए थे। जिसमें सीपीएम का विवाद हुआ कांग्रेस से, तो जब वो सोमनाथ जब वो सीपीएम कार्यालय गए लोकसभा अध्यक्ष बनने के ठीक दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि आज ये मेरा इस कार्यालय में आखिरी दिन है, आज से मैं निष्पक्ष हो गया। उसके बाद जब उनसे सीपीएम के लोगों ने कहा इस्तीफा दीजिए, तो उन्होंने कहा जी मैंने उस दिन कह दिया था कि आज के बाद में मैं किसी दल का नहीं रहा, और उनको सीपीएम ने निकाल दिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और राजनीति में एक हिसाब से विलुप्त होगा। आप देखिए ना, वो राजनीति विलुप्त हो गए। वो व्यक्ति जिसने नैतिकता का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, वो राजनीति विलुप्त हो गया राजनीति में। तो ये हम आप जैसे लोग जो वोट डालने जाते हैं, हम आप भी तो यही करते हैं, वोट उसको देते हैं जो ज्यादा बड़ा अपना फरार दिखाता है, जाम दिखाता है, ताकत दिखाता है। हम भी किसी झोला छाप टुकड़ी चप्पल पहने वाले आदमी को वोट नहीं देते। अब कानपुर शहर में संत सिंह यूसुफ, यशजी दत्ता, ठीक बात, जैसे लोग सभासद नहीं हो सकते, एमएलए छोड़ दीजिए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कौशल जी, जैसे आपने कहा कि दल बदल कानून है, और आपने बताया कि 2/3 का बना दिया गया प्रावधान, अब इसको रोकने के लिए आप क्या विचार रखते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, जो मैंने मूल बात जो है, कानून अपनी जगह है, जो मूल बात है दलों को ये तय कर लेना चाहिए कि हम अपने उसी कार्यकर्ता को वोट देंगे जिसने हमारे साथ 5 साल काम किया है। हाँ, जो आज हमारे दल में आया है, उसको हम कहेंगे भैया अब तुम 2 साल, साल भर, 6 महीने हमारे दल में काम करो। जब उस दल में काम करें, यहाँ की रीति नीति समझे, तब हो पाएगा। अब एक घटना सुना वो बढ़िया, अभी नाम लेना ठीक नहीं होगा, एक सरकारी वकील बनना था, वो गए लॉ मिनिस्टर के पास, उन्होंने लॉ मिनिस्टर से कुछ कहा और तो उनका पीए कुछ कह दिया उसने, तो मंत्री भी निकल के बाहर आ गए। मंत्री जी ने कुछ डांटने के अंदाज में उस कार्यकर्ता से कहा, उसने कहा देखो ब्रजेश, मंत्री जी नहीं, देखो ब्रजेश, तुम अभी हमारी पार्टी में नए आए हो, तुमको यहाँ का रीत दिन मालूम नहीं है, ऐसे में रहिए अपने आप। अब मंत्री जी चुप हो गए। वो जो कार्यकर्ता था ना, उस कार्यकर्ता को ब्रजेश जी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सुनील बंसल ने कहा कि नहीं, ये हमारा कमिटेड कार्यकर्ता है, इसे करना पड़ेगा, और उसका अपॉइंटमेंट किया, मुझे करना पड़ा। यही उसमें हो जाए, टिकट में हो जाए कि जो हमारा आदर्श कार्यकर्ता है, जो हमारे साथ लगा है 5 साल 10 साल से, हम उसको ही टिकट देंगे। जिस दिन ये माहौल बनेगा, निश्चित मानिए दल बदल विधेयक की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। निश्चित रूप से इससे जुड़ा हुआ मैं एक प्रसंग आपको और सुना दें कि जिनका आप चर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक नेताजी हमसे मिले, हमसे उन्होंने कहा कि देखिए फलाने ऐसा कर रहे हैं, तो हमने कहा कि तुम भी मिल लो जा करके, क्या करोगे कि कुछ काम वाम बन जाए। उन्होंने कहा हट, इससे नहीं मिलेंगे। बोला क्यों? बोले ये हमारे यहाँ खेती पुचारे क्या चपरासी था और वहाँ चपरासी तरीके से काम करता था, हम इससे नहीं मिलेंगे, हम तो चाहे जो कुछ हो जाए, और कहेंगे तो मुंह पे फट से बोल देंगे। ऐसे भी नेता अभी भी हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। अब बहुत अच्छा, अंत में आपसे बीएसयू में चंचल जी थे, हाँ, उनको एक कार्यक्रम में कहीं मिले मुलायम सिंह जी, उन्होंने कहा कि तुम बस्ती से चुनाव लड़ लो, उन्होंने कहा लड़ लेते हैं। तो मुलायम सिंह ने कहा कि अमर सिंह से बात कर लेना। आगे टिकट की बात है लोकसभा के, चंचल जी ने कहा कि उस दल्ले से बात मैं नहीं करूंगा, ये टिकट उनको नहीं मिला। अब चंचल जी अब मतलब राजनीति मतलब नहीं लगता नहीं है, लेकिन उनके अंदर वो साहस कहने का ये दल्ला है। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं वही शुक्ला जी, आपने भी बताया कि ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है, इसको कैसे दूर किया जाए? इसको दूर करने के लिए क्या उपाय है? क्या ऐसे लोगों को जो इस्तीफा दे देते हैं, बीच में जनता का पैसा बर्बाद करवाते हैं, फिर इलेक्शन करवाते हैं, क्या करना चाहिए? मैं कौशल भाई साहब से बिल्कुल सहमत हूँ इस बात के लिए जी। आप अपने कार्यकर्ता पे फोकस करिए। विश्वास नहीं है क्या आपको अपने कार्यकर्ता पे? ये स्वामी प्रसाद मौर्य आए कैसे?
क्या आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं था उस विधानसभा में बराबर से लड़ने लायक? हार जीत तो होती रहती, 325 जीते, 324 जीत जाते। आखिर ये मेरा सवाल वो उससे था जो नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं कि ये तो हमें सोचना चाहिए अपने दलों को, अब हर दल को सोचना चाहिए कि मेरे पास ऐसा व्यक्ति कैसे आया, इस पे चिंतन करना चाहिए कि जो व्यक्ति वहां का नहीं हुआ जहां से उसका जन्म हुआ था, ये मेरे पास कितने दिन टिकेगा। और अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास करना चाहिए। बड़े भाई कह रहे थे, तो निश्चित रूप से आपके पास तो कार्यकर्ताओं की भरमार है। ओम बिरला जी को कोई जानता नहीं था, ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं इस समय। ये कार्यकर्ता का मान सम्मान है, और कार्यकर्ता जब तक बूस्टअप नहीं होगा तब तक कोई पार्टी बढ़ के आ नहीं सकती। कार्यकर्ता को ऐसे ही मजबूत करना होता है। तो बजाय ये भागने का नौबत ही ना आवे, ऐसा काम करना चाहिए। मैंने अभी फेसबुक पे लिखा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता नहीं थे क्या? इनको लिया क्यों गया? और अगर लिया गया ये भाग गए तो परेशान होने की क्या बात है? अपना कार्यकर्ता तैयार करना चाहिए। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपको। आपको धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की, 3 मुद्दे हमने उठाए, तीनों मुद्दों पे आपने चर्चा की, और आपने जो एक बहुत बड़ी बात की है उसे बड़ा दम है। आप अपने कार्यकर्ता का सम्मान कीजिए, आपके साथ जो समर्पित है, निष्ठावान है, किसी भी तरीके का है, आपसे सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, आप उसका सम्मान कीजिए और इन बाहरी तत्वों पर रोक लगाइए। बड़े स्वार्थी हैं, बेईमान हैं, ये अपने उल्लू सीधा करने के लिए आते हैं, और इससे हमारा लोकतंत्र भी कमजोर होता है और राजनीति भी प्रदूषित होती है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।